Hello friends, welcome to current affair videos from Topaz Notes. Today, that is 21st of June 2022, I will be covering the following articles. The first article is what West Seti Power Project can mean for India Nepal ties, जो सेती रिवर के ऊपर पावर प्रोजेक्ट है उसके बारे में. सेकेंड, मिक्स्ड सिग्नल्स इन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, सीमेंट स्टील अप FMCG ऑटो लैग. सो कैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग है. RBI रिपोर्ट ब्लैक स्वान इवेंट में ट्रिगर अराउंड 7.8 लाख करोड़ आउटफ्लो इन इन्वेस्टमेंट. सो ये जो ब्लैक स्वान इवेंट है, इसके अलावा जो RBI की कंसर्न है उसके बारे में. फोर्थ, टेलीकोज सी क्लियर नॉर्म्स फॉर प्राइवेट नेटवर्क्स. जो टेलीकोज है 3, उन लोगों ने कुछ रिक्वेस्ट किया है ट्राई को और गवर्नमेंट को, सो उसके रिगार्डिंग. फिफ्थ, श्योरिटी बॉन्ड स्टक, IRDAI आज टू कम अप विद मॉडल प्रोडक्ट. जो रोड मिनिस्ट्री है उसने बेसिकली पॉइंट आउट किया है कि जो श्योरिटी बॉन्ड है उस पर थोड़ा सा स्पीडली काम करने की रिक्वायरमेंट है और एक मॉडल प्रोडक्ट के साथ आने की, क्योंकि अब तक श्योरिटी बॉन्ड पे बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है. एंड सिक्स्थ इज मानसून जिटर्स विद इंक्रीजिंग अनप्रडिक्टेबिलिटी, कि मानसून का जो इश्यूज़ कुछ सामने आ रहे हैं और अनप्रडिक्टेबिलिटी बढ़ रही है उसके रिगार्डिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट आर्टिकल. सो एक वेस्ट सेती डैम बनने की बात हो रही है, जो सेती रिवर पे होगा. उसके साइड में करनाली रिवर है जो ट्रिब्यूटरी है बेसिकली गंगा रिवर की. सो इंडिया विल बी टेकिंग अप अ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नेपाल में, जो वेस्ट सेती के ऊपर है, क्योंकि चाइना ने यहाँ से इसमें से विड्रॉ कर लिया और जो उनका 6 ईयर का एग्रीमेंट था बिटवीन 2012 to 2018 वो ख़त्म हो गया. अगर प्रोजेक्ट के बारे में देखें तो इंडिया की जो नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन है उसने ऑलरेडी प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट इस साइट के ऊपर शुरू कर दिया है. जब प्राइम मिनिस्टर ने लुम्बिनी विजिट किया था, नेपालीज प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया कि सिंस India was Nepal's power market and it had a policy of not buying power from China executed projects, West Seti would be given to India. क्योंकि अगर चाइना उस प्रोजेक्ट को बना भी लेता तो वो पावर को सेल नहीं कर पाता इंडिया के पास, और जब सेल ही नहीं करेगा तो फिर उस पावर का करेगा क्या नेपाल. तो एज अ रिज़ल्ट नेपाल ने चाइना के साथ उसको टर्मिनेट करके इंडिया के साथ फाइनलाइज किया. ये क्लियर नहीं है कि कौन से चेंजेस NHPC प्रपोज करेगा इन द पावर प्रोजेक्ट जो प्लान किया गया है 750 मेगावाट्स के कैपेसिटी का. इट विल बी अ स्टोरेज स्कीम जो जनरेट करेगा पावर अराउंड द ईयर, जिसको सप्लाई किया जाएगा इंडिया को या फिर डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए नेपाल में, और ट्रेड भी किया जा सकता है टूवर्ड्स नेशनल ग्रिड. अर्लियर कमिटमेंट्स देखें तो जो CWE इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, एक सब्सिडरी चाइना की, थ्री गोर्जेस कॉरपोरेशन बेसिकली, उसने इन्फॉर्म किया नेपाल गवर्नमेंट को अगस्त 2018 में कि वो अब इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी. रीज़न, क्योंकि ये फाइनेंशियली अनफिजिबल है एंड इसका रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को स्नोवी माउंटेन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ने भी रिफ्यूज़ किया था रिन्यूअल ऑफ इट्स लाइसेंस एट इट फेल टू बिगिन द वर्क ड्यूरिंग एन एंटायर डिकेड फ्रॉम द मिड 1990s. इनके उन्होंने भी अपना जो लाइसेंस को 1990 से मिला था उसको रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि उस पर कुछ काम ही नहीं किया था. एंड इट हैड बीन गिवन लाइसेंस फॉर 30 years अंडर द बिल्ड ऑपरेट ओन एंड ट्रांसफ़र बूट स्कीम ऑफ नेपाल. अगर इंडिया नेपाल के पावर रिलेशन देखें तो नेपाल इज़ वेरी रिच इन पावर सोर्सेज. अराउंड 6000 रिवर्स फ्लो थ्रू नेपाल एंड एस्टिमेट पोटेंशियल है 83,000 मेगावाट का. इंडिया हैज़ फॉर्मली अप्रोच नेपाल टू सीक प्रेफरेंशियल राइट्स ओवर नेपाली वाटर्स. इंडिया इज़ व्यूज्ड एज अ फिजिबल मार्केट फॉर नेपाल क्योंकि ईजिली सप्लाई हो सकता है, बट देयर हैज़ बीन सम अनसर्टेनिटी इन नेपाल ओवर इंडियाज़ इनएबिलिटी टू डिलीवर प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम. इनकी डिले इन प्रोजेक्ट इज़ अ इशू. India has undertaken or expressed intent to harness major rivers in north. महाकाली ट्रीटी साइन हुई थी इसके रिगार्डिंग 1996 में, जो प्रोड्यूस करती है 6480 मेगावाट, बट इंडिया हैज़ नॉट स्टिल बीन एबल टू कम आउट विद डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट. इनकी एस्टिमेटेड था 6000, लेकिन अभी तक डिटेल प्रोजेक्ट नहीं आया.
Upper Karnali project has not made any headway for years. India's success in executing 900 megawatt Arun 3 project in eastern Nepal's Sankhuwa Sabha has built faith. यानी कि जो एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट जो डिलीवर हुआ अरुण के 1 to 3 एंड ये एग्जीक्यूट किया जा रहा है बाय इंडिया की जो SNVL है SVNL सतलुज विद्युत निगम लिमिटेड अंडर द बूट स्कीम। फाउंडेशन 2018 में शुरू हुआ था और कंप्लीशन 2023 तक इसके बाकी के फेज़ भी हो जाएंगे। कंपनी ने एग्जीक्यूट कर रही है अभी अरुण 3 और अवार्ड भी कर दिया है 695 मेगावाट का अरुण 4 प्रोजेक्ट, फॉलोड बाय द डिसीजन टू अवार्ड वेस्ट सेती रिवर टू NHPC। एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी 6,500 करोड़ एंड प्रोजेक्ट विल प्रोवाइड नेपाल 31.9% इलेक्ट्रिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट। इनकी जो भी प्रोड्यूस होगी उसमें से 31.9% इलेक्ट्रिसिटी फ्री जाएगी नेपाल को। लोकल अफेक्टेड आर बीइंग गिवन नेपाली 10 मिलियन रुपी प्लस 30 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ फ्री। जो लोकल्स इफेक्ट होंगे उनके लिए 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ और 30 यूनिट फ्री। रैशनल क्या है इसके पीछे? नेपाल हैज़ अ पावर शॉर्टफॉल क्योंकि जनरेट करता है 900 मेगावाट और उसकी कैपेसिटी है लगभग 2000 मेगावाट की। डिप्लोमेटिक टाइज स्टैंड ऑफ बिटवीन नेपाल एंड इंडिया लेड टू इकोनॉमिक ब्लॉकेड इन 2015 कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कि उन्होंने तरह रीजन को ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया तो इंडिया ने पावर एक्सर्ट करने की कोशिश की थ्रू ब्लॉकेड। इनफॉर्मल वन इक्वेशंस चेंज आफ्टर देवबा टुक ओवर नेपाल्स गवर्नमेंट। जो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर उनके बाद से चेंज हो गया क्योंकि ओली ने काफ़ी डैमेज किया था रिलेशन को बाय ब्रिंगिंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लैंड को लेके, लिम्पिदुरा को लेके। रक्षाबंधन पे लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर की वाइफ अर्जू देवबा टाइड राखी ऑन बीजेपीज इंचार्ज ऑफ फॉरेन अफेयर्स सेल, जो कि बेटर रिलेशन करने की कोशिश थी। अगर कंक्लूजन में देखें तो सक्सेस जो होगी वेस्ट सेती प्रोजेक्ट की वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रिस्टोर करेगी इंडिया की इमेज को नेपाल में और गिव इट वेटेज इन फ्यूचर कंसिडरेशन फॉर द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, क्योंकि डिलीवरी नहीं होंगे सिर्फ अवार्ड होते रहेंगे तो दैट विल नॉट बी कंसिडर एज अ गुड मार्क फॉर इंडियाज सक्सेस इन इंडिया नेपाल रिलेशन। So it has a potential to be defining model for India's power relation with Nepal in the future. So this topic is about mixed signals मिल रहे हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में। सीमेंट और स्टील सेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, उसका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो इंक्रीज़ हो रहा है, वहीं FMCG का लैग कर रहा है, यानी कि वो प्री कोविड लेवल के पास नहीं पहुंच पाया। न्यूज़ में देखें तो क्या है, स्टडी अपटिक है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ओवरऑल 3 क्वार्टर्स टिल मार्च एंड 2022, जो कि काफ़ी एनकरेजिंग है। लेकिन टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी कंडीशन एंड सबड्यूड डिमांड शायद इसके ऊपर थोड़ा सा वजन डाल सकती है और जो इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट है वो कम हो सकता है। सो उसके रिगार्डिंग देखें कि मिक्स्ड सिग्नल मिल रहे हैं। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 75 to 80% है, जिसको सस्टेन करने की रिक्वायरमेंट है 3 से 4 क्वार्टर तक, ताकि वो ट्रांसलेट हो जाए इनटू एन एक्सपेंशनरी ड्राइव बाय द इंडस्ट्री। एक्सपेंशन में ट्रांसलेट हो जाए उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये 74 के आसपास अभी है, 75 के आसपास, इसको 75 to 80 के आसपास जाना होगा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को, और इसको सस्टेन होना पड़ेगा फॉर अराउंड 3 to 4 क्वार्टर्स। उसी सिचुएशन के अंदर जो कंपनीज़ है वो बेसिकली कॉन्फिडेंस ला पाएंगी कि जेन्युइन डिमांड है मार्केट के अंदर, और उसके बाद वो इन्वेस्ट करेंगे इन न्यू कैपेसिटी प्रोडक्शन, और एज अ रिज़ल्ट इकोनॉमी बेटर होगा, क्रेडिट साइकिल इंक्रीज़ होगा और GDP ग्रोथ इंप्रूव होगी, और उसी के साथ होगा एक्सपेंशनरी ड्राइव बाय द इंडस्ट्री। स्टील और सीमेंट ने विटनेस किया था अपटिक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन ऑटो एंड कंज्यूमर गुड्स कंटिन्यू टू लैग। जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है मैन्युफैक्चरिंग में वो 74% तक चला गया था जनवरी मार्च 2022 में, फ्रॉम 72% इन अक्टूबर दिसंबर 2021 और 68% इन जुलाई सितंबर 2021। इनकी कंसेक्यूटिवली इंक्रीज होता जा रहा है। बट इन सेक्टर्स सच एज FMCG एंड ऑटोमोबाइल डिमांड कंसर्न्स वेग हेविली, क्योंकि वहाँ पे अभी तक उतनी डिमांड नहीं है FMCG और ऑटोमोबाइल्स में। कुछ ऐसे ऑटो सेगमेंट्स लाइक कमर्शियल व्हीकल एंड SUVs, उनको डिमांड में स्पाइक आया है, बट
मास मार्केट सेगमेंट्स लाइक टू व्हीलर स्मॉल कार ये अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनकी वॉल्यूम्स बढ़े, क्योंकि ज़्यादातर टू व्हीलर्स का प्रोडक्शन होता है, स्मॉल कार्स का होता है जो बजट में आती हैं और उनका नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो एज अ रिज़ल्ट मेजोरिटी इनकी होती है, लेकिन अभी इनकी डिमांड इतनी नहीं है। एसयूवीज़ और कमर्शियल व्हीकल स्टिल डिमांड उनकी बढ़ रही है। दैट मीन्स पुअर पीपल आर नॉट स्पेंडिंग मनी इन टू व्हीलर एंड स्मॉल कार्स। जो फाइनेंशियल ईयर 2020 का डाटा देखें तो जो सोसाइटी इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की, उन्होंने टू व्हीलर डिस्पैचेस का जो बताया कि 10 साल के सबसे लोवेस्ट स्तर पर जा चुका है, 1,35,000 के आसपास। इनकी पिछले 10 साल में सबसे कम यूनिट डिस्पैच की है जो कि है 1,35,000 यूनिट। सिमिलरली डिमांड हैज़ रिमेन सबड्यूड फॉर द FMCG कंपनी विद अ मार्जिनल सेल्स ग्रोथ विजिबल इन वैल्यू टर्म्स, लेकिन जो डिमांड है वो फेल हो रही है जैसे उनकी फ्लैगिंग वॉल्यूम से उनके नंबर देखें तो। ओवरऑल हिस्टोरिकल डाटा देखें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का, तो जब जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही थी अराउंड आफ्टर फाइनेंशियल क्राइसिस तो 83 तक था, उसके बाद जीडीपी ग्रोथ सस्टेन रही, होवर किया इस पॉइंट ऑफ में और थोड़ी सी बेटर जीडीपी ग्रोथ रही है, लेकिन उसके बाद गिरना शुरू हुआ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और पैंडेमिक के दौरान वो गिर के काफ़ी नीचे आ गया Q1 में 47 तक, जो शो करता है कि कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। फिर उसको अपटिक हुआ, डाउन गया सेकेंड वेव में और फिर अब ऊपर आ रहा है। सो इट नीड टू सस्टेन अराउंड 74, 75, 80, 85 फॉर 3 to 4 क्वार्टर्स ताकि एक्सपेंशनरी एक्टिविटी शुरू हो सके। अगर डिमांड को देखें तो डिमांड अगर सर्वाइव करती है टाइटर मॉनेटरी कंडीशन के बाद, यानी कि आरबीआई जब इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहा है उसके बावजूद, और क्योंकि अब की बार एमएसपी हाइक भी स्मॉल हुआ है, ज़्यादा एमएसपी हाइक नहीं दिया है गवर्नमेंट ने, और इंटरेस्ट रेट भी हाई है और होते जा रहे हैं कंसेक्टिवली, वेज ग्रोथ कम है, तो ऐसे सिचुएशन में भी अगर डिमांड सर्वाइव कर जाता है 74 के आसपास या 80, 85 के आसपास, तो वो शो करेगा ऑगमेंटेशन ऑफ कैपेसिटी, यानी कि रिक्वायरमेंट है कि हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में भी कैपेसिटी बिल्डअप हो रहा है, यानी कि वो सस्टेन्ड कॉन्फिडेंस शो करेगा। लास्ट थर्सडे को रिपोर्ट आई थी ICRA की, जिसमें उसने कहा कि जो बिजनेस एक्टिविटी मॉनिटर है वो डबल हो चुका है 38.7% का फ्रॉम 16% इन अप्रैल 2022, इनकी मंथली में काफ़ी चेंज है। लेकिन 8 और 14 नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स ने इम्प्रूवमेंट शो किया है मई में रिलेटिव टू प्री कोविड लेवल, और उनमें से 6 ऐसे इंडिकेटर्स थे जो लैग किए प्री पैंडेमिक वॉल्यूम्स को लेकर, यानी कि कुछ 8 तो अच्छे से परफॉर्म करे, लेकिन 6 ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो लैग कर रहे हैं अभी भी, जिनमें इंक्लूडेड है प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स एज डिस्कस्ड अर्लियर, क्योंकि इनके सप्लाई साइड इश्यूज़ है, कॉन्स्ट्रेंट्स है कुछ डिमांड में भी कि डिमांड ही नहीं बढ़ रही है व्हीलर्स, 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर्स की। डीजल कंजप्शन इतना है कि आपको प्राइसेस की वजह से भी उस पर इशूज़ आ रहे हैं। डोमेस्टिक एयरलाइन पैसेंजर इनका थोड़ा ग्रेजुअल रिकवरी हो रहा है इन कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज। अब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रिफ्लेक्ट क्या करता है? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रिफ्लेक्ट करता है डिमांड कंडीशन इकोनॉमी में वेयर प्रोडक्शन प्रोसेसेस रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग डिमांड एंड इट फ्लक्चुएट्स अकॉर्डिंगली, यानी कि डिमांड के साथ साथ वो फ्लक्चुएट करता है। राइजिंग डिमांड जो है वो ट्रांसलेट होता है इनटू अपवर्ड प्रेशर on the general price level, and so higher capacity utilization can be accompanied by the rising inflation. आरबीआई की रिपोर्ट आई है जिसमें उसने कहा कि ब्लैक स्वान इवेंट में ट्रिगर अराउंड 7.8 लाख करोड़ का आउटफ्लो जो $100 बिलियन के आसपास है। आरबीआई की स्टडी के हिसाब से कैपिटल आउटफ्लो जो $100 बिलियन तक है वो हो सकता है इंडिया से आफ्टर अ मेजर ग्लोबल रिस्क सिनेरियो जो डेवलप हुआ है, या जिसको हम ब्लैक स्वान इवेंट भी कह सकते हैं। इस स्टडी का हाईलाइट क्या है? देयर इज़ अ 5% चांस ऑफ पोर्टफोलियो आउटफ्लोज फ्रॉम इंडिया ऑफ द ऑर्डर 3.2% ऑफ GDP in response to a COVID type contraction in real GDP growth और global financial crisis। जैसा डिक्लाइन हुआ था उस तरह का डिक्लाइन हो सकता है स्टॉक मार्केट के अंदर, कोविड टाइप का कॉन्ट्रैक्शन या ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जैसा, जिसके बाद डिक्लाइन होगा इन इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स विज विज यूएस और अ GFC टाइप सर्च इन वोलेटिलिटी इंडेक्स विक्स बढ़ेगा, यानी कि विक्स इंक्रीज होने वाला है, कैपिटल आउटफ्लो बढ़ने वाला है,
और उसके अलावा किस तरह का होगा, जैसा अब कोविड के टाइमिंग पे हुआ था कि शार्प ड्रॉप आया था इन 2020 मार्च, और जितने भी शेयर अगर निफ्टी ब्रॉडर इंडेक्स पे देखें तो वो भी इस तरह से गिरता हुआ आया था, फ्रॉम अराउंड 11,000 टू अराउंड 7,000, और उसकी वजह से कैपिटल आउटफ्लो कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली $100 बिलियन। इन एन एक्सट्रीम रिस्क सिनेरियो 5% चांस है ऐसे कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स अपने जो 7.7% की जीडीपी के आसपास का है वो भी निकाल सकते हैं, और शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिट्रेचमेंट 3.9% जीडीपी रहेगा, लॉन्ग टर्म या ओवरऑल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट साथ में साथ, लेकिन शॉर्ट टर्म में 3.9। Attention has turned from benefits associated with capital flows to their consequences now. कैपिटल फ्लोज के अब तक बेनिफिट्स की बात होती थी, लेकिन अब उसके कॉन्सिक्वेंस पे भी है, क्योंकि अगर इस तरह से एकदम पे जाता है तो फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटीज, एग्रेवेटिंग मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जैसी सिचुएशन आ जाएगी, क्योंकि इट विल रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट ड्रॉ डाउन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, दीज असेसमेंट आर सिग्निफिकेंट व्हेन असेस्ड against the total stock of portfolio investment in India at around $288 billion and short-term credit of $110 billion at the end of December 2021. ये इंडिकेट करता है लेवल ऑफ लिक्विड रिजर्व्स दैट नीड टू बी मेंटेन्ड एट ऑल टाइम्स टू काउंटर इंस्टेबिलिटी, कि एटलीस्ट 288 प्लस 110, इतना तो मेंटेन करना पड़ेगा लिक्विड रिजर्व की, कभी भी अगर एकदम पे इंडिया को छोड़ के ये कैपिटल बाहर जाए, आउटफ्लो हो, तो इंस्टेबिलिटी को काउंटर किया जा सके, वोलेटिलिटी को कंट्रोल किया जा सके, बिकॉज वोलेटाइल कैपिटल फ्लोज इम्पोज करते एक डायनेमिक एंड हाईली अनसर्टेन ग्लोबल सेटिंग, जो कि डिफ़िकल्ट होगा फिर कंट्रोल करना। NSDL डाटा के हिसाब से देखें तो जो FPIs हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, उन्होंने ऑलरेडी 2 लाख करोड़ के आसपास पुल कर लिया इंडियन मार्केट में से इस कैलेंडर ईयर में अब तक। इसमें से 1,98,000 करोड़ उन्होंने विड्रॉ किया स्टॉक मार्केट में से, जो ग्लोबल मॉनिटरिंग टाइटनिंग शुरू हुई है यूएस फेडरल रिजर्व के बाद से, उसके बाद से, क्योंकि उनको इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए वो किया है, और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी यूक्रेन वॉर का भी सामने आ रहा है। सो यूएस फेडरल रिजर्व हाइक, यूक्रेन वॉर, इन दोनों की वजह से इंक्रीज़ हुआ है FPI आउटफ्लोज फ्रॉम इंडियन स्टॉक मार्केट, और कितना हो चुका है ऑलरेडी, 2 लाख करोड़ के आसपास जा चुका है। High inflation in US and other advanced economies is likely to lead to a more rate hike in these countries, क्योंकि अब तक 8.2, 8.4 डेवलप्ड कंट्रीज़ में US, UK जैसी कंट्रीज़ के अंदर अगर इतना होता है इन्फ्लेशन, तो वो साइन है कि भाई यहाँ की सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है, और रिज़ल्ट क्या होगा, ये जो इनके 0.5, 0.25 के आसपास इंटरेस्ट रेट है, उसको लेके आएंगे सिग्निफिकेंटली टू 2 to 3%, और इसके ऊपर जा सकता है 4 to 5% भी, ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल और फ्री मनी कंट्रोल हो। रिज़ल्ट क्या होगा, जो मनी है FPI वो फ्लो करेगा इन कंट्रीज़ में, क्योंकि इनको यहाँ पे सेफ पैसे के ऊपर रिटर्न मिलेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ज़रिए, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट है, और इमर्जिंग इकोनॉमीज से पुल आउट कर लेंगे जितने भी FPIs है वो अपना पैसा, और इसी का होगा कि इंडिया के लिए पोर्टफोलियो फ्लोज होंगे जो बहुत सेंसिटिव है किसी भी तरीके से शिफ्ट में या रिस्क असेसमेंट में, रिस्क सेंटिमेंट ग्लोबली या डोमेस्टिकली अगर कुछ भी चेंज होता है तो बहुत सेंसिटिवली ये मूव करते हैं, और इसके जो स्पिल ओवर इफेक्ट है वो डेफिनेटली इंडिया को फेस करना पड़ेगा। अगर वे अहेड देखें तो ब्रिटेन वुड टाइप प्रिस्क्रिप्शन सच एज टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन सम काइंड ऑफ पैकिंग ऑर्डर एज अ हायरार्की विल नॉट वर्क। कोशिश करो कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट कर लो, फिस्कल पॉलिसी को टाइट कर लो, एक्सचेंज रेट को एडजस्ट कर लो, और कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कर दो, और पैकिंग ऑर्डर में उनको लेके आओ एक के बाद एक, तो वो काम नहीं करेगा। यू हैव टू बी मोर गुड इन योर अप्रोच। जो स्पिल ओवर्स है वो ग्लोबली होंगे, बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज़ नेशनल। इनकी कारण ग्लोबली है बट कंट्रोल नेशनल लेवल तक ही है, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वो भी नेशन की गवर्नमेंट को हैंडल करनी है। और फोकस ऑन द इंटरनेशनल रिजर्व एक्यूमुलेशन एज द ओनली रिलायबल सेफ्टी नेट, ताकि जो इंटरनेशनल रिजर्व एक्यूमुलेशन किस तरफ हो रहा है उस हिसाब से आप पॉलिसी को ट्वीक कर सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा
forex outflow. So this topic is telecos seek clear norms for private networks. सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अर्ज किया है गवर्नमेंट को कि वो इंश्योर करे एक लेवल प्लेइंग फील्ड टेलीकॉम प्लेयर्स और एंटरप्राइजेस के लिए. कैप्टिव प्राइवेट नेटवर्क्स जो अनाउंस किया था रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने कि वो अलाउ करेंगे कैप्टिव प्राइवेट नेटवर्क्स को 5G के ऑप्शन में. तो उसके रिगार्डिंग जो सेलर और ऑपरेटर्स और एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अर्ज किया गवर्नमेंट को कि जो भी नए कैप्टिव प्राइवेट नेटवर्क्स हो उनको बोला जाए कि वो कंफर्म करे टू द सेम लाइसेंस फीस और सेम GST पेमेंट जो एग्जिस्टिंग टेलीकॉम प्रोवाइडर्स करते हैं, ताकि उनको अनड्यू एडवांटेज ना रहे. और उनके ऊपर एनफोर्स किया जाए नेसेसरी टेक्निकल एंड रेगुलेटरी सेफगार्ड्स, ताकि इंश्योर किया जा सके कि ऐसे नेटवर्क जेन्युइनली प्राइवेट रहें और आइसोलेटेड रहें, प्रोटेक्शन भी दे, आइसोलेटेड भी रहे बाकी के सिस्टम से और प्राइवेसी भी प्रोवाइड करें. COAI जो कि बेसिकली 3 ही प्राइवेट टेलीकॉम्स का बचा अब तो, एयरटेल, रिलायंस एंड वोडाफोन आइडिया, जो उसके मेंबर्स हैं, उन्होंने एक्सप्रेस किया है डिसअपॉइंटमेंट और क्वेश्चन किया है जस्टिफिकेशन कि किस बेसिस पे एलोकेट करने की बात हो रही है स्पेक्ट्रम की टू इंडस्ट्री वर्टिकल्स, जो डैमेज करेगा इनके बिजनेस मॉडल को और ऑपरेटिंग प्राइवेट कैप्टिव नेटवर्क्स. इसीलिए इन्होंने क्लैरिटी के लिए रिक्वेस्ट बोला है इन अ लेटर टू टेलीकॉम सेक्रेटरी, जिसमें उन्होंने कहा है कि नीड टू क्लियरली डिफाइन द स्कोप ऑफ CNPN. यहाँ पे CNPN इज़ बेसिकली कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क्स, जो कोई भी प्राइवेट इंटरप्राइज हो सकती है. इन्होंने स्ट्रेस किया कि कुछ रिस्ट्रिक्टेड मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन इनसाइड द CPN प्रेमाइसेस ही होना चाहिए. इनकी जो CNPN है वो अलाउ नहीं होना चाहिए कि वो पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करे, वरना फिर टेलीकॉम्स का काम ही क्या रहेगा अगर प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी इस तरह का सप्लाई करेंगे तो. और उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि वो सिर्फ मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए ही नेटवर्क का यूज़ करेंगे और वो भी अपने प्रेमाइसेस में ही. CNPN must also ensure that they do not cause interference with the public network. यानी कि ये जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं इनका जो पब्लिक नेटवर्क सिस्टम है उसमें कोई भी इंटरफेरेंस ना करे, ये भी उनको इंश्योर करने की रिक्वेस्ट किया है. इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी को साइट किया है और रिक्वेस्ट किया है कि इन नेटवर्क्स को जो भी आएंगे, फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन आता है, उनको बोलना पड़ेगा कि दे हैव टू कंप्लाई विद द प्रिस्क्राइब्ड सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन नॉर्म्स, KYC, जो एक नॉर्मल सिम के लिए होता है, उस तरह के नॉर्म्स इनके ऊपर भी लागू हों, ये उनको बोलना पड़ेगा. एडिक्वेट वेरिफिकेशन ले वो, और हर यूज़र को ट्रेस करने की उनके पास कैपेसिटी होनी चाहिए. उन्होंने और ऐड किया है कि इन नेटवर्क्स को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो और ज़्यादा सिक्योर हो देन ऑर्डिनरी हेडसेट्स, एज एनी सिक्योरिटी ब्रीच इन देयर नेटवर्क जो कंट्रोल करती है मशीन और प्रोडक्शन को लार्ज स्केल पे, वो कैटास्ट्रॉफिक होगा इकोनॉमी के लिए. क्योंकि अगर एक नेटवर्क जो कंट्रोल कर रहा है पूरे हॉस्पिटल मैनेजमेंट को, पूरे बैंकिंग सिस्टम को, और या फिर पूरे के पूरे बिजनेस मॉडल को, जिसमें प्रोडक्शन भी हो सकता है, उसकी मशीन्स भी हो सकती है, और उसको अगर बेसिकली कंट्रोल कर लिया जाता है, तो वो डैमेज एक मोबाइल फ़ोन जितना नहीं बचता, बल्कि पूरे प्रोडक्शन साइकिल में होता है, और उसका डैमेज बहुत कैटास्ट्रॉफिक होगा इकोनॉमी के लिए. तो ईच एंड एवरी नेटवर्क एलिमेंट CNPN का शुड कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रस्टेड प्रोडक्ट एंड ट्रस्टेड सोर्स. यानी कि आप हुआई से इनको मत अलाउ करना कि वो वहाँ से भी मटेरियल ले ले जो चीप पड़ता है, ताकि इनको इन कंपनीज़ को डिसएडवांटेज हो. सो इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी दे वांट कि ऐसे लोगों से ना ले वो जो कॉस्ट इफेक्टिव भी ना रहे इनके लिए भी, और एटलीस्ट ट्रस्टेड सोर्स डेफिनेटली, क्योंकि हुआवी में कंसर्न है जो चाइनीज़ बेस्ड कंपनी है कि वो चाइनीज़ के लिए स्नूपिंग कर सकता है. और कोई भी इक्विपमेंट शुड ओनली बी इंस्टॉल्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, जो इंडिया की हाईएस्ट बॉडी है इस रिगार्ड में. सो उसके अप्रूवल के बाद ही कोई ऐसा इक्विपमेंट इंस्टॉल करेगा. जो CNPN है उनको सेम सिक्योरिटी कंडीशंस के साथ बाउंड करना होगा जो टेलीकॉम सर्विसेज ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि टू स्टोर कोल्ड डाटा रिकॉर्ड्स
कि आपको कॉल रिकॉर्ड्स और डाटा रिकॉर्ड्स को स्टोर करना होता है 2 साल तक, कमांड लॉग्स को 3 साल तक, और रिकॉर्ड जो है उनको सॉफ्टवेयर अपडेट्स के उनको भी मेंटेन करके रखना पड़ता है। एंश्योर करना डाटा लोकलाइजेशन विद रिमोट एक्सेस ओनली इन कंट्री एंड नो रिमोट एक्सेस फ्रॉम द आउटसाइड इंडिया। ये सारे जो टेलीकॉम सर्विसेज वालों पे अप्लाई होते हैं, ये बोल रहे हैं कि CNPN पे भी अप्लाई करना सेम सिक्योरिटी कंडीशन। एडिशनली उन्होंने बोला कि जो यूज़ केसेस मेंट फॉर मासेस है उसको अलाउ नहीं किया जा सकता टू बी पार्ट ऑफ CNPN एज द यूज़ केसेस में इंक्लूड द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। यानी कि मासेस जो यूज़ कर रही है अगर उनको अलाउ कर देंगे मासेस के साथ कनेक्ट होने की, तो वो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के इश्यूज़ हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर या और बाकी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं उनके ऊपर भी उनका इन्फ्लुएंस आ जाएगा, जो अलाउ नहीं करना चाहिए। So surety bond stuck. IRDAI asked to come up with model product. एक कोशिश की जा रही है कि जो डेडलॉक है सिक्योरिटी बॉन्ड के लॉन्च को उसको ख़त्म किया जा सके, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने पूछा है इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI को कि एक मॉडल प्रोडक्ट वो डेवलप करे कंसल्ट करके बाकी के जनरल इंश्योरेंस के साथ, जो इंश्योरेंस कंपनी है उनके साथ डिस्कस करके एक मॉडल प्रोडक्ट को वो डेवलप करे। इश्यूज़ का रिजॉल्व करने मिनिस्टर ने बोला कि फिक्स करे सम लीगल और टेक्निकल इश्यूज़ जो प्रिवेंट कर रहे हैं जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ को कि वो लॉन्च करे श्योरिटी बॉन्ड जो रिप्लेस कर सकते हैं एक्सपेंसिव बैंक गारंटीज जिनको देनी पड़ती है टू कैरी आउट मेजर प्रोजेक्ट्स। जो मिनिस्टर है उसने पूछा है IRDAI को और नितिन गडकरी ने कि वो डिज़ाइन करे एक मॉडल प्रोडक्ट जिसमें सारे बेसिक फीचर्स हों जो दिए जा सके इस प्रोडक्ट को लॉन्च से पहले। इंश्योरर कैन फर्दर इम्प्रोवाइज द प्रोडक्ट, यानी कि बेसिक आप मॉडल प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, उसके बाद जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उस प्रोडक्ट को और ज़्यादा इम्प्रोवाइज कर सके, ऐसा भी होना चाहिए ताकि उनकी कैपेसिटी के हिसाब से और उनके बेसिस के ऊपर कि वो री इंश्योरेंस सपोर्ट कितना चाहिए उसके बेसिस पे उस प्रोडक्ट को इम्प्रोवाइज कर सके। अब एक श्योरिटी बॉन्ड क्या होता है? श्योरिटी बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो प्रोवाइड किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी द्वारा, किसके बिहाफ पे? कॉन्ट्रैक्टर के बिहाफ पे, विच इज़ अवॉर्डिंग द प्रोजेक्ट। व्हेन अ प्रिंसिपल ब्रेक्स अ बॉन्ड टर्म्स द हार्म्ड पार्टी, यानी कि जो यहाँ पे विक्टिम पार्टी होगी, हार्म्ड पार्टी होगी, वो क्लेम कर सकती है इस बॉन्ड के ऊपर ताकि वो रिकवर कर सके अपने लॉसेस। इनकी रेलवे या हाईवे मिनिस्ट्री कोई प्रोजेक्ट कैरी आउट कर रही है, मान लो रोड, उन्होंने बेसिकली एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ कहा कि श्योरिटी बॉन्ड इशू करवा लिया। इसमें इन्होंने मार्केट से पैसा लिया, फॉर एग्जांपल अ पर्सन एक्स गेव मनी टू हाईवे मिनिस्ट्री। अब इसको क्या श्योरिटी है कि ये पेमेंट वापस करेगा? तो उसके लिए इसने कहा कि ये श्योरिटी बॉन्ड है, इन केस मैं डिफ़ॉल्ट करता हूँ तो सिक्योरिटी या श्योरिटी बॉन्ड से आप पैसा रिकवर कर लेना, जो बैंक गारंटी से सस्ता होता है। करंटली बैंक गारंटी अवेलेबल होती है, तो हाईवे मिनिस्ट्री या बाकी कोई भी चाहे वो कोई और डिपार्टमेंट हो, वो बैंक गारंटी अवेल कराते हैं। लेकिन अब इसके बाद क्या होगा कि इन केस प्रोजेक्ट नहीं सप्लाई कर पाता है, प्रिंसिपल अमाउंट ब्रेक होता है, तो उस केस में वो श्योरिटी बॉन्ड के थ्रू अपने लॉसेस को रिकवर कर सकता है। क्योंकि श्योरिटी बॉन्ड एक एंटायरली न्यू लाइन ऑफ बिजनेस है, इंश्योरेंस कंपनीज़ को भी इसके ऊपर क्लैरिटी चाहिए कि इसके वेरियस एस्पेक्ट्स क्या हैं, जैसे प्राइसिंग किस तरह की जा सकती है, उस पर उसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जा सकता है। तो जो रिकॉर्ड्स अवेलेबल होगा अगेंस्ट द डिफ़ॉल्टिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, उनके केस में क्या होगा कि अब कॉन्ट्रैक्टर है, उसने श्योरिटी बॉन्ड के हिसाब से कर दिया और जानबूझ के डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो क्या किया जा सकता है ताकि श्योरिटी बॉन्ड के थ्रू पैसा चला जाए बैंक का और वो अपना पैसा सेव कर ले या डाइवर्ट कर ले कहीं पे शेल कंपनीज़ के ज़रिए। तो रिकॉर्ड्स क्या अवेलेबल होगा ऐसे किसी डिफ़ॉल्टिंग कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट, और री इंश्योरेंस ऑप्शंस क्या क्या हैं और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं इस रिगार्डिंग में। तो ये सारा स्टडी करने की रिक्वायरमेंट अभी भी है क्योंकि एक बिल्कुल ही नया टाइप का बिजनेस है श्योरिटी बॉन्ड का, तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। नाउ दिस टॉपिक इज़ अबाउट मॉनसून जिटर्स विद इंक्रीजिंग अनप्रेडिक्टेबिलिटी। कॉन्टेक्स्ट अगर देखें तो मॉनसून के अंदर बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ रही है, जो कॉज ऑफ कंसर्न भी बन गया और एक चैलेंज भी पॉलिसी मेकर्स के लिए
कि वो किस तरह से इस इशू को टैकल करें। दे नीड टू स्टेप अप। ऑनसेट ऑफ मानसून लैंडेड इन केरला अर्ली, 3 दिन पहले जो जून 1 की नॉर्मल डेट होती है उससे। ऑल इंडिया रेनफॉल ड्यूरिंग जून 1 to 19 हैज़ बीन 8% बिलो द नॉर्मल एवरेज फॉर दिस पीरियड। लेटेस्ट IMD के अगर फिगर्स देखें तो सजेस्ट करता है कि मानसून इज रनिंग एट एन 8% डेफिसिट। सेंट्रल इंडिया हैज़ गोट ओनली 52% ऑफ रेन और साउदर्न पेनिनसुला हैज़ 22% डेफिसिट। ओनली इंडियाज ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट वर बैटलिंग द अपोजिट प्रॉब्लम, टू मच ऑफ रेन, यानी कि फ्लड्स आए हुए हैं फिलहाल असम में, मेघालय में, जहाँ पे पूरे के पूरे गांव डूब गए हैं। यहाँ की मेघालय का जो हाईएस्ट रेनफॉल वाला रीजन है मनस्वरन, वहाँ पे 1000 मिलीमीटर के आसपास का रिकॉर्ड बना है इन 1 डे रेनफॉल का, जो बहुत ज़्यादा है। नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया इज़ रीलिंग अंडर हीट वेव, बहुत ज़्यादा। अर्बन आइलैंड हीट इफ़ेक्ट, ये सारे इश्यूज़ प्लस हीट वेव्स जो कि बहुत डिफ़िकल्ट करता है लोगों का वहाँ पे रहना, प्लस रेनफॉल डेफिसिट है 33% नॉर्थ वेस्ट में। अब खरीफ क्रॉप पे इसका इम्पैक्ट देखें तो जो मानसून रेनफॉल है बहुत इंपॉर्टेंट है खरीफ सोइंग के लिए, उगाने के लिए, क्योंकि शुरुआत में मानसून की बारिश के बाद ही जो नमी होती है उसके ज़रिए बहुत ज़्यादा एरिया में खरीफ क्रॉप को उगाया जाता है। और सो faltering June has raised concern in several quarters. However, there is a little to be worried about at this juncture. अभी इतना ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जून रेनफॉल है वो कंट्रीब्यूट लेस देन 18% ऑफ ओवरऑल मानसून रेनफॉल। इसके बाद जुलाई एंड अगस्त आर द मेजर मानसून वाले मंथ। मीटरोलॉजिस्ट की बात करें तो कोई कोरिलेशन नहीं है टाइमिंग और एडवेंट ऑफ मानसून रेनफॉल विद इट्स इवेंटफुल परफॉर्मेंस। July or August are considered as key monsoon months and responsible for supplying nearly 2/3 of monsoon rains. यानी कि जो जुलाई और अगस्त है वो की मानसून मंथ है और रिस्पॉन्सिबल है फॉर 2/3 ऑफ मानसून रेन। Episodes of drought in India and those linked to agricultural failures are when monsoon fail in these 2 months. कि अगर इन 2 महीनों में मानसून फेल होता है और डिलीवर नहीं करता है रेन, तब ड्रोट जैसी सिचुएशन या एग्रीकल्चर फेलियर जैसी सिचुएशन बन सकती है। और जो खरीफ प्लांटिंग है वो यूजुअली मिड जून से शुरू होती है और जुलाई तक पीक पे जाती है, चाहे वो कोई भी क्रॉप हो। करंट वाटर लेवल्स मेजर रिजर्व्स के अंदर आर 4.9% हायर देन द ईयर अगो ऑफ 32% अब द लास्ट 10 years एवरेज फॉर दिस टाइम। स्लो स्टार्ट जो हुआ है मानसून का उसने एडिशनल टाइम भी दिया है फॉर द गवर्नमेंट एंड फार्म इनपुट कंपनीज टू प्लान मूवमेंट एंड प्लेसमेंट ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर, क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स एंड अदर मटेरियल्स। ये ज़्यादा मैटर करता है इन टुडे सिचुएशन जब रशिया यूक्रेन वॉर और चाइना के कोविड लॉकडाउन की वजह से सप्लाई डिसरप्शंस हो रहे हैं और डिले हो रहा है इम्पोर्ट्स में, चाहे वो एग्रीकल्चर रिलेटेड फर्टिलाइज़र हो या केमिकल इंटरमीडिएट्स हो, क्योंकि इनकी सप्लाई स्लो है। श्रीलंका में भी इसी तरह के इश्यूज़ हैं तो उनको भी सप्लाई कर रहा है इंडिया, प्लस इंडिया की खुद की सप्लाई स्लो हो रही है क्योंकि रशिया और यूक्रेन से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर्स सप्लाई होते हैं, इम्पोर्ट्स होते हैं। फॉर नाउ ऑल इंडिकेटर्स फ्रॉम ला नीना टू सस्टेन हाई समर टेम्परेचर कंड्यूसिव है फॉर्मेशन के लिए अ लो प्रेशर सिस्टम जो पॉइंट करता है एक नॉर्मल मानसून की तरफ। वरी क्या है एक्चुअली में? रियल इशू इज़ रेनफॉल इन जुलाई एंड अगस्त। इन 2 महीने में रेनफॉल क्या होता है? प्रीवियस ईयर्स में देखा गया है देयर हैज़ बीन अ पैटर्न ऑफ नॉर्मल एंड अबव नॉर्मल रेन्स बीइंग फोरकास्ट ओनली फॉर देम टू ड्राई अप फॉर द लार्ज पीरियड्स इन जुलाई एंड अगस्त। ये शुरुआत में नॉर्मल और अबव नॉर्मल के फोरकास्ट आते हैं और जुलाई अगस्त में सूखा रहता है, फॉलोड बाई अ सडन सर्च इन सेप्टेम्बर। जो पैटर्न में चेंज आ रहा है, यानी कि जुलाई और अगस्त में मेन रेनफॉल होना चाहिए, वहाँ पे प्रेडिक्शन आता है नॉर्मल होगा या अबव नॉर्मल होगा, लेकिन वो ड्राई रहता है। फिर दबा के बारिश होती है सितंबर में। द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ गुड मानसून आर प्रीमाइज्ड ऑन 3-4 फैक्टर है: परसिस्टेंस ऑफ ला नीना, कन्वर्स ऑफ एल नीनो एंड कूलिंग ऑफ सेंट्रल पैसिफिक वाटर्स, जो मानसून को बेसिकली डिक्टेट करते हैं। हावेवर जो इंडियन ओशन डाइपोल है
वो नेगेटिव होगा आपकी बार, सो उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा. वेदर ला नीना कैन कंपनसेट फॉर इट रिमेन्स टू बी सीन. इनकी जो ला नीना बन रहा है जो कि पॉजिटिव मानसून के लिए होता है इंडिया सब कॉन्टिनेंट पे की, इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव आता है, एल नीनो का नेगेटिव आता है. तो अब ला नीना बन रहा है प्लस इंडियन ओशन डाइपोल हो रहा है वो नेगेटिव है, तो कितना कंपनसेट हो जाएगा ला नीना से इंडियन ओशन डाइपोल को, वो देखने वाली चीज़ है. अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ मानसून अगर देखें तो मानसून इंक्रीजिंग अनप्रेडिक्टेबिलिटी इज कॉज ऑफ कंसर्न. लास्ट ईयर सरप्लस रेन इन जून लेड टू अ ब्रिस्क सोविंग्स, बट दिस वॉज फॉलोड बाई अ लॉन्ग ड्राई स्पेल फ्रॉम द सेकेंड वीक ऑफ जुलाई टू द थर्ड वीक ऑफ अगस्त तक. बिल्कुल ही लगभग कम बारिश हुई और फिर एकदम पे एक्सेसिव रेनफॉल हुआ इन द सब्सिक्वेंट 5 months टिल जनवरी, जो कि एग्रीकल्चर के लिए ठीक नहीं है. जो खरीफ क्रॉप है वो भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र हुई बिकॉज ऑफ मॉइस्चर स्ट्रेस ड्यूरिंग वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज, इनंडेशन एट हार्वेस्टिंग टाइम. इम्पैक्ट ऑन वीट की जो यील्ड्स है उस पर भी इम्पैक्ट देखें तो सडन राइज ऑफ टेम्परेचर आफ्टर मिड मार्च वॉज द क्लियर एविडेंस ऑफ चैलेंजेस पोस्ड बाय द क्लाइमेट चेंज, जो पॉलिसी मेकर्स के सामने है, ब्रीडर्स के सामने और फार्मर्स के सामने है. क्योंकि वीट यील्ड्स पे जो इम्पैक्ट आया वो क्लियरली साइन करता है कि क्लाइमेट चेंज के जो या टेम्परेचर के चैलेंजेस है वो सामने हैं और अब क्लियर एविडेंस के साथ सामने आ रहे हैं. सो policy makers, breeders, farmers, everyone, scientists, everyone have to think anew and have to mitigate the impact of climate change on the monsoon.